इज प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी। इसमें क्या है, हमें एक स्पर्म एग के साथ एक स्पर्म फ्यूज किया, उस स्पर्म के बाद दूसरा स्पर्म आके फ्यूज ना करे, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, देखो नॉर्मली जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, सिंगल स्पर्म फ्यूज करता है और सिंगल एग के साथ टू डेवलप जाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। एंड मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज, अगर एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज कर जाए तो पोलीप्लोइडी हो जाती है। मतलब पोलीप्लोइडी मतलब डिप्लॉयड की जगह वो कुछ और बनेगा, ट्रिप्लॉयड, ठीक है, हेक्साप्लॉयड हो गया, कुछ भी बन सकता है। पोलीप्लॉयड जाइगोट बनेगा जो अनवायबल होगा, ठीक है, एबनॉर्मल होगा। एज सक्सेसिव डिवीजन दे कुड नॉट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोट के अंदर जब क्लीवेज होएगी, ठीक है, क्लीवेज के बाद वो एबनॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा जिसमें क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो क्या होता है, एग एग के पास एक मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, पोलिस्पर्मी को रोकता है, प्रिवेंट करता है। एग खुद क्या करता है, दूसरे स्पर्म को एंटर नहीं होने देता। उसके लिए दो प्रोसेसेस होती हैं, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक, ठीक है। अब एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले करेंगे, पहले देखो फास्ट ब्लॉक जो होता है, इसको फास्ट ब्लॉक ही बोला। फास्ट ब्लॉक विद इन 10 सेकेंड ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसी फर्टिलाइजेशन हुई उसके विद इन 10 सेकेंड्स ये एग एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लेगा कि दूसरा स्पर्म आ ही नहीं पाएगा। जैसे ही 10 सेकेंड सॉरी खत्म होते हैं तो दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, स्लो ब्लॉक बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के 10 सेकेंड के बाद स्टार्ट होती है। तो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, फास्ट ब्लॉक जो होती है मेनली सोडियम आयन डिपेंडेंट होती है, ठीक है, जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर चलती है फर्टिलाइजेशन की। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पहला वाला स्पर्म फर्टिलाइज किया ना, पहले वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा वो तभी कर पाएगा जब इसकी मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है इसकी मेम्ब्रेन का, नॉर्मली -70 मिली वोल्ट, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे पोलराइज्ड स्टेट है, इस एग की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट है, ठीक है, फ्यूजन से पहले। अगर पोलराइज्ड स्टेट हुई तभी स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा। अगर ये स्टेट अनपोलराइज्ड होगी, डीपोलराइज्ड होगी, तो यहाँ पे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, पहले ये पता होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे दो में डिवाइड कर दिया, दो पोर्शन डिवाइड कर दिया एग के। एक तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या स्टेट थी, और एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बाद में क्या स्टेट थी। तो मान लो फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे पोलराइज्ड स्टेट थी जिसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट। जैसे ही स्पर्म फ्यूज किया, ठीक है, अभी यहाँ पे था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चैनल जो है ओपन नहीं था, सोडियम चैनल भी बंद था, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल कांस्टेंट थी, पोलराइज थी और स्टेबल थी -70 मिली वोल्ट। जैसे ही स्पर्म फ्यूज किया, स्पर्म के फ्यूज करने के बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से प्लस चार्ज अंदर इंक्रीज करना शुरू कर देगा और पोलराइज से चेंज हो जाएगी स्टेट डीपोलराइज्ड में। यहाँ पे अब डीपोलराइजेशन स्टेट आ गई क्योंकि इनसाइड पॉजिटिव होना शुरू हो गया। जैसे ही डीपोलराइज स्टेट आई, तो मैंने बोला था कि जब डीपोलराइज स्टेट होती है तो क्या होता है, स्पर्म फ्यूज नहीं कर सकता। मतलब एक कंडीशन होती है स्पर्म के फ्यूज के लिए कि जब पोलराइज स्टेट होगी तभी फ्यूज कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पे डीपोलराइज स्टेट हुई तो स्पर्म दूसरा जो आने की कोशिश करेगा वो फ्यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म रिक्वायर पोलराइज स्टेट, इसीलिए क्योंकि यहाँ डीपोलराइजेशन हो चुकी है पहले स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए 10 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पे पोलिस्पर्मी जो है वो बच जाती है, नहीं हो पाती। इसको हम फास्ट ब्लॉक बोलते हैं। स्लो ब्लॉक मतलब 10 सेकंड के बाद, क्योंकि फास्ट ब्लॉक तब काम करना बंद कर देगा, 10 सेकंड के बाद फास्ट ब्लॉक नहीं आएगा क्योंकि दोबारा पोलराइज्ड स्टेट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम चैनल ओपन हुए वो कुछ टाइम तक रहेंगे क्योंकि बाद में इक्विलिब्रियम स्टेट भी तो आएगी। स्लो ब्लॉक जैसे फास्ट ब्लॉक हमारा सोडियम आयन की वजह से था, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल है स्लो ब्लॉक में। तो जैसे ही 10 सेकंड खत्म होते हैं तो फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक स्टार्ट हो जाती है। इसके अब देखो
स्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर स्लो ब्लॉक। यहाँ पे वहाँ पे क्या थी, वहाँ फास्ट ब्लॉक के अंदर स्पर्म की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे स्लो ब्लॉक में स्पर्म की जरूरत है। वहाँ पे क्या थी, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल की जरूरत थी, यहाँ पे स्लो ब्लॉक के अंदर स्पर्म की नीड होती है। अब जैसे हमें पता है कि जैसे स्पर्म फ्यूज करता है उसके अंदर से क्या क्या निकलता है, उसके अंदर से साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक तो न्यूक्लियस होता है जिसको प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो डिजनरेट हो जाते हैं। उसके साथ साथ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट करवाते हैं। उसके साथ साथ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर भी होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे साथ पीएलसी जीटा भी प्रेजेंट होता है। पीएलसी जीटा एक हमारे पास क्या करवाता है, सेल सिग्नलिंग चलवा देगा। सेल सिग्नलिंग होती है एग के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे पीएलसी जीटा एक मेम्ब्रेन बाउंड एक एंजाइम होता है पीआईपी2, ठीक है। पीआईपी2 क्या करता है, आईपी3 सेकेंडरी मैसेंजर उसको एक्टिवेट करवा देगा। इस आईपी3 का क्या काम होता है, इस आईपी3 का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करवाना, ताकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से कैल्शियम आयन निकले। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं ना, वो कैल्शियम आयन यहाँ पे क्या होता है, ये कैल्शियम आयन निकले, ये कैल्शियम आयन साइटो इसके एग के अंदर जो है ना वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक तो कैल्शियम आयन आ रहे हैं यहाँ से, उसके अलावा जो स्पर्म के अंदर से साइटोसोल था ना उसके अंदर भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ से भी कैल्शियम आयन आ रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों जगह से कैल्शियम आयन आ रहे हैं तो अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, और ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, ये कैल्शियम आयन इस जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, ये प्रोटॉन एक्सचेंजर है ना, इस गेट को एक्टिवेट करवा दिया जाता है। यहाँ से क्या होगा, बाहर से सोडियम अंदर आएगा और अंदर से प्रोटॉन बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, जो एक्सेस कैल्शियम आयन अंदर आना शुरू हो गए हैं वो एक्सेस कैल्शियम बाहर भी जाएंगे, किस गेट से, सरका होता है SERCA या फिर PMCA भी बोलते हैं। ये क्या है, पहला रिलीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन ऑफ द स्पर्म। देखो अब हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ से कैल्शियम आयन आए थे, बाद में यहाँ से आए थे, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्ट साइटोसोल से कैल्शियम आयन आए, ये कैल्शियम आयन ने क्या, ये कैल्शियम आयन, और उसके बाद यहाँ से कैल्शियम आयन आए, तो कैल्शियम आयन इंक्रीज होना शुरू हो गया इसके अंदर। तो सबसे पहले ये कैल्शियम आयन बाहर जाने शुरू होंगे क्योंकि अंदर ज़्यादा होना शुरू हो गया। मेनली अंदर कैल्शियम आयन का रोल क्या है वो देखो, ये जो अंदर कैल्शियम आयन इंक्रीज करना शुरू कर गए, ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, ये एग है, एग के अंदर ये ग्रेनुअल्स प्रेजेंट है, ये है ना कोर्टिकल ग्रेनुअल्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिनिडेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है इन ग्रेनुअल्स के अंदर, ठीक है। तो ये होता क्या है, जब कैल्शियम आयन आते हैं ना, ये ग्रेनुअल्स पहले यहाँ पेरिफेरी पे प्रेजेंट थे, ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, इन ग्रेनुअल्स को इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देते हैं। जैसे ये फ्यूज हो गए, ठीक है, ऐसे फ्यूज करवा दिया। फ्यूज करवाने के बाद यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होती है, मतलब जो इसके अंदर एंजाइम था ना वो सारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये एंजाइम जब बाहर जाता है तो ये इसका काम क्या होता है, ये एग है, इसकी बाहर की मेम्ब्रेन पे ना हमारे पास नैग लगे हुए हैं, नैग, ठीक है। ये नैग का काम क्या होता है, ये नैग जैसे स्पर्म आता है, ये नैग स्पर्म के साथ फ्यूज करके तब इसको फर्टिलाइज, जैसे स्पर्म नैग के साथ फ्यूज करेगा तभी जो है ना फर्टिलाइज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर से जो एंजाइम निकला जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिनिडेज था, इसने क्या किया, जो एग के ऊपर नैग लगे हुए थे इनको डिसॉल्व कर दिया, इनको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। इस नैग को जब नैग ही नहीं रहे तो जो स्पर्म आएगा दूसरी बारी जब स्पर्म आया, एक बारी तो आ चुका, जब दूसरी बारी स्पर्म आएगा तो उसको नैग नहीं मिलेगा क्योंकि नैग डिसॉल्व हो चुका है, डाइजेस्ट कर दिया उसने। तो नैग जब डिसॉल्व हो गया, रिमूव हो गया नैग, तो क्या होगा, दूसरा स्पर्म नैग को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और फ्यूजन नहीं हो पाएगी, इसीलिए पोलिस्पर्मी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। अब जब इसने अपना काम कर दिया तो अंदर एक्सेस ऑफ कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे, उनको बाहर भी निकालना है, कंसंट्रेशन मेंटेन भी करनी है, ग्रेडियंट मेंटेन करना है। तो क्या होगा, ग्रेडियंट पे था मतलब उसको वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आना है। तो ये कैल्शियम आयन सबसे पहले इसकी वजह से इंक्रीज हुए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक चैनल ओपन हो जाएगा सरका या फिर PMCA, ठीक है। यहाँ से कैल्शियम आयन, दो कैल्शियम आयन बाहर जाएंगे और उसके बाद एक ये वाला एक्सचेंजर एक्टिवेट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, ठीक है, सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे।
और उसके बाद अब यहाँ पे ना ग्राफ आता है, ग्राफ, जैसे ये ग्राफ क्या कहता है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप लॉग के अंदर सबसे ये कर्व बनती है, ये ग्राफ है, पहले इंक्रीज करती है कर्व, फिर ड्रॉप, फिर इंक्रीज, फिर कम, मतलब ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और ये टाइम। सबसे पहले कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जो बढ़ी थी एग के अंदर, किसकी वजह से बढ़ी थी, वो बढ़ी थी एग के अंदर जब स्पर्म फ्यूज किया था, स्पर्म ने अंदर कैल्शियम आयन दिया था, तो सबसे पहले स्पर्म की वजह से बढ़ी थी, फिर डाउन होगी थी। अब यहाँ यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ आता है, ग्राफ में क्या था, ग्राफ में एक ऐसे दो पीक्स दिखती हैं, एक ऊपर नीचे, फिर दूसरी पीक आती है, ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन दिखाती है और ये टाइम है, ठीक है। तो हमारे पास पहली जो पीक आती है, पहली जो इंक्रीज आती है ना, पहले ये पहली जो पीक आ रही है एकदम इंक्रीज कर रही है कैल्शियम की कंसंट्रेशन, किसकी वजह से कर रही है, तो स्पर्म से कैल्शियम अंदर एंटर किया था, फिर डाउन आ जाती है एकदम, मतलब यहाँ से ये स्पर्म वाला कैल्शियम यहाँ से बाहर निकल जाता है, एकदम कंसंट्रेशन लो हो जाती है, फिर दोबारा इंक्रीज करती है, किसकी वजह से, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकल रहा है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम आयन निकला इंक्रीज कर गई, फिर दोबारा सेकंड टाइम जब निकलेगा फिर डिक्रीज कर देगी, किसकी वजह से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये कर्व ऐसी बनती है। तो पहली कर्व बिकॉज ऑफ स्पर्म और दूसरी कर्व बिकॉज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी है इन्वॉल्व्स रैपिड एंड डिले रिएक्शन। रैपिड रिएक्शंस आर मेडिएटेड, जो रैपिड रिएक्शन होता है मतलब फास्ट ब्लॉक जो होती है वो सोडियम आयन चैनल मेडिएटेड होता है, और जो स्लो ब्लॉक होता है वो कैल्शियम आयन चैनल मेडिएटेड होता है, जो कोर्टिकल रिएक्शंस करवाता है, जो नैग को डीजनरेट कर देता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन जो थी ना, वो एक्टिवेट कर देती है NHE को, मतलब सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को, जिसकी वजह से अंदर देखो जब सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एक्टिवेट होता है और अंदर जब सोडियम आयन आता है तो यहाँ पे अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, अल्कलाइनाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जाइगोट जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है क्लीवेज के लिए। अल्कलिनिटी बढ़ेगी तो क्लीवेज के लिए जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास फास्ट लोग और स्लो लोग प्रिवेंशन कर पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए।